हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा। आप लोगों का ये लेक्चर नंबर ऑलमोस्ट 6 बन रहा है। तो हम ये 6th लेक्चर में इंशाल्लाह अभी स्टार्ट करेंगे। तो पिछले वाले लेक्चर में चूँकि बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा कम थी और ऑलमोस्ट कोई आप कह लें कि जी 40 के लगभग बच्चे ऑनलाइन हुए थे। उस टाइम भी लेक्चर के दौरान मैंने आप लोगों को कहा था कि ऑनलाइन टीचिंग चूँकि थोड़ी-सी डिफरेंट होती है, इसमें आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग का लेवल थोड़ा-सा कम होता है। तो इसलिए आप काइंडली अपनी अटेंडेंस जो है वो मेक श्योर किया करें, और जिन बच्चों की अटेंडेंस जो है वो कम है, उनको बच्चा पहले भी मैंने कहा था टॉलरेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन में आप लोगों को मुश्किल कोई नहीं होती। आप लोगों ने घरों से ऑनलाइन होना है और हमारे साथ जो है वो इकट्ठे पढ़ना है। तो सवाल स्टार्ट करते हैं, और पिछली बार मैंने इसका थोड़ा-सा ओवरलुक दिया हुआ था। अगर इसमें आप लोगों को कोई मसला हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। अच्छा बच्चा, अभी भी मैं आपको सिर्फ ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ, क्योंकि आपको भी पता होता है, लेकिन अभी तक सिर्फ 20 बच्चे जो हैं वो इस सेशन के लिए ऑनलाइन हुए हैं। तो बाद में ज़ाहिर-सी बात है, जब आप नहीं पढ़ते तो आपके लिए मसला होता है। अच्छा बच्चा, ये सवाल हमने स्टार्ट किया था जिसमें हम एक शादी हॉल टाइप या एक बड़ा हॉल टाइप डिज़ाइन कर रहे थे, और इस हॉल की डायमेंशंस जो थी वो 60 बाय 90 थी। और इस हॉल की कॉन्फ़िगरेशन जो है एट द स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन गिवन है कि सारे जो बीम्स हैं वो 10 फीट के डिस्टेंस पे हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के ऊपर हैं, और ये गर्डर के ऊपर लाई कर रहे हैं। वो गर्डर जो है वो 2 कॉलम्स के ऊपर सपोर्टेड है, और जो डायमेंशन है कॉलम्स की वो 18 इंच बाय 18 इंच है। अब हमने ज़ाहिर-सी बात है, आपको पहले भी बताया था कि कोएफ़िशिएंट मेथड से जो है वो सॉल्व हुआ है, और कोएफ़िशिएंट मेथड के हमने आपको तस्वीर दिखाए थे कि कोएफ़िशिएंट मेथड जो है वो कैसे यूज़ होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने रिपीट भी किया था कि ये 40.5 किप का जो शेयर यहाँ पे आया हुआ है, शेयर का डिज़ाइन आप लोग कर चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक साइड से भी 40.5 का शेयर आता है, दूसरी साइड से भी 40.5 का शेयर आता है। तो ये दोनों शेयर जो है ये सम अप होके एक गर्डर के ऊपर लगेंगे। जैसे ये गर्डर का पोर्शन है, तो इस गर्डर के ऊपर ये 40 किप भी अप्लाइड होगा, और यहाँ का जो 40 किप है वो भी अप्लाइड होगा। लिहाजा हम दोनों साइड का शेयर लेते हैं, उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके गर्डर के ऊपर लगाते हैं। अभी जैसे गर्डर के डिजाइन में जाएंगे, यहाँ पे आप देखें कि जी बीम लोड कैन बी अप्रोक्सीमेटली या अप्रोक्सीमेटेड एज अ पॉइंट लोड ऑन दी गर्डर। हम क्या कर सकते हैं, हम बीम लोड को गर्डर के ऊपर एज अ पॉइंट लोड ले सकते हैं। ये वो सारे बीम्स हैं जो एट अ डिस्टेंस 10 फीट एक दूसरे के साथ पड़े हुए हैं। तो अगर आपको याद हो तो टोटल स्पेन 90 फीट है, तो यहाँ से यहाँ तक 30, यहाँ से यहाँ तक फिर 30, और यहाँ से यहाँ तक फिर 30। और ये वो बीम्स हैं जो कि 10-10 फुट के फासले पे एक दूसरे से पड़े हुए थे, तो उसको हमने एज ए पॉइंट लोड इज्यूम किया। 10 फुट 10 फुट 10 फुट, तो ये टोटल हो गया 30 फुट। फिर 10 फीट 10 फीट 10 फीट, ये फिर हो गया टोटल 30 फीट। और फिर 10 फीट 10 फीट 10 फीट, और ये हो गया टोटल 30 फीट। इसी तरह से अब गर्डर के लिए भी एज लाइक द बीम, एज आई हैव टोल्ड यू कि जो गर्डर होता है इसका मैकेनिज्म वाइज ये बिल्कुल बीम की तरह होता है। इसमें भी शेयर और फ्लेक्सर आते हैं, और शेयर और फ्लेक्सर के मैकेनिज्म के तहत ये लोड को रेजिस्ट करता है। अब जैसे वहां पे हम करते थे वन एंड कंटिन्यूस और बोथ एंड कंटिन्यूस या इंटीरियर स्पैन कंटिन्यूस, उसी तरह से यहाँ पे भी होगा। और एग्जैक्टली ये जो फॉर्मूला आपको बताया था ये 40 ग्रेड के लिए और 60 ग्रेड के लिए, वो एज इट इज साथ रहेगा। इन द 60 ग्रेड जब यहाँ पे 60 आता है, मैंने क्लास में आपको समझाया भी था ऑन द ब्लैक बोर्ड, फिर इस सारे कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 आ जाती है, इसलिए 60 ग्रेड के साथ हम इसको यहाँ पे नहीं लगाते। लेकिन इस केस में इस गिवन क्वेश्चन के अंदर जो हमारा पोर्शन है वो हमारे पास 40 ग्रेड के लिए गिवन है, इसलिए आप लोगों ने इस क्वेश्चन में इसको कंसिडर करना है। इज्यूम द 3 फीट डेप्थ। अब अगर आप देखें, मैंने पहले भी बताया था किसी भी चीज का अगर आपने, जैसे बीम है, इसका डेप्थ आपने इज्यूम करना है, तो हम नॉर्मली इसके स्पेन के हिसाब से इसको इज्यूम करते हैं। ये एक थंब रूल है
कि जितना स्पैन फीट के अंदर है इंचेस में हम उतना डेप्थ इज्यूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे यहां से लेके यहां तक ये 30 फीट है, तो इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 30 इंचेस इसकी डेप्थ होनी चाहिए। तो इन्होंने 3 फीट लिए, 12 3 36 इंच इन्होंने डीप एक बीम की डेप्थ ली हुई है। तो ये एक रफ एजुकेटेड गिस इसको बोलते हैं, कि जिसमें आपकी थोड़ी बहुत लॉजिक शामिल हो और बेस्ड ऑन सम लॉजिक आप कोई गिस लगाते हैं, उसको हम एजुकेटेड गिस बोलते हैं। तो ये एक कहां से स्टार्ट करना है या कितनी वैल्यू इज्यूम करनी है, ये वाली चीज आपको उसमें मदद देगी। अब जब आपने डेप्थ इज्यूम की गर्डर की, तो उसी तरह से जैसे हम बीम में करते थे, इज्यूम 3 फीट डेप्थ गर्डर, स्पेन लेंथ फॉर ईच या फॉर एंड स्पेन ऑफ द गर्डर विल बी इक्वल टू, जैसे वहां पे होता था क्लियर स्पेन प्लस डेप्थ ऑफ द मेंबर, वहां पे बीम में क्लियर स्पेन प्लस डेप्थ ऑफ द मेंबर बीम की डेप्थ होती थी। यहाँ पे क्लियर स्पेन प्लस डेप्थ ऑफ द मेंबर, ये गर्डर है। मैंने आपको बोला था कि चाहे स्लेब हो तो वहां पे मेंबर की डेप्थ जो है वो स्लेब की पुट की जाएगी, अगर बीम हो तो वहां पे डेप्थ जो है वो बीम की फुट की जाएगी, और अगर आप गर्डर के ऊपर काम कर रहे हैं तो वहां पे डेप्थ जो है वो गर्डर की पुट होगी। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर स्पेन प्लस डेप्थ ऑफ द मेंबर से मतलब ये होगा कि मेंबर यहाँ पे गर्डर है, बट नीड नॉट टू एक्सीड सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, लेकिन ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पिछली बार भी समझाया था कि जैसे बीम में हमने किया था, क्लियर स्पेन आप निकालते हो, क्लियर स्पेन जिसमें सपोर्ट शामिल नहीं होते उसको क्लियर स्पेन बोलते हैं। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस किसे बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर के सेंटर से लेके दूसरे जिस सपोर्टेड स्ट्रक्चर होता है उसके सेंटर तक का फासला। तो यहाँ पे ब्रिक वॉल है एट द एंड 18 इंचेस के, और सेंटर पे इसके 18 इंच का कॉलम है। तो अगर आप इसके सेंटर सेंटर से नापोगे देन इट विल बी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, और अगर आप इस कॉलम को और इस दीवार को बीच में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाली जो जगह रहेगी ये आपका होगा क्लियर स्पेन। बेटा मैंने पहले भी आपको कहा है, कैलकुलेशन आपने जिस भी तरह से करनी है आपको अलाउड है, जरूरी नहीं है कि आप इन कैलकुलेशंस के ऊपर जो है वो सोचें और इससे आंसर कैसे आया। सिंपल आपने ये करना है कि इनको ये सपोर्ट और ये सपोर्ट बीच में से निकाल के ये डिस्टेंस जो है ये क्लियर स्पेन ये आपने कैलकुलेट करना है। वो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप कोई दूसरा मेथड इस्तेमाल करते हैं, उसमें कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में भी आपने एक स्ट्रक्चर के सेंटर से लेके दूसरे स्ट्रक्चर के सेंटर तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। लिहाजा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 30.75 आएगा। 30.75 जो है वो 18 इंच का हाफ है। 18 इंच का हाफ जो है वो 9 इंच बनता है। 9 को डिवाइडेड बाय 12 करते हैं तो वो 0.75 बनता है। तो ये यहां से ये कैलकुलेशन आ गई। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आगे वाले में 30 फीट जो है वो गिवन है। बच्चे सवाल के स्टार्ट में भी आपको बताया था, जो मैसनरी वाल है, अगर आप नक्शे को स्टार्ट में देखेंगे जो प्लान बना हुआ है इस हाल का, उसमें वॉल्स जो है वो इन्होंने काउंट नहीं की। इन्होंने इंटरनल डायमेंशन दी है कि ये है 60x90। इसके अंदर वॉल जो है 18 इंच वाले ये शामिल नहीं है जो एक्सटीरियर बाउंड्री के ऊपर मौजूद है। तो उनको छोड़ के अब आपने फिर एंड स्पेन के लिए पहले सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया हुआ है, ये आया हुआ है 30.75। 30.75 जो है इसको आपने कंपेयर करना है क्लियर स्पेन प्लस डेप्थ ऑफ द मेंबर के साथ। क्लियर स्पेन जो है वो 29.25 है, प्लस डेप्थ ऑफ द मेंबर इस टाइम ये डेप्थ है जो कि गर्डर की डेप्थ है जो यहाँ पे इज्यूम हुई है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे इज्यूम हुआ था। तो इस वैल्यू को जब आप ऐड करते हैं तो यहां से आंसर आ जाता है 32.25 फीट। अब बच्चा आपको पहले भी बताया था, फिर रिपीट कर रहा हूं, इन दोनों में से स्मॉलेस्ट वैल्यू हमने लेनी होती है जो स्मॉल होती है। सही है, यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो 30.75 है। क्यों स्मॉलेस्ट लेते हैं, अगर आप इस फिक्र को दोबारा से पढ़ें तो आपको समझ आएगी कि क्लियर स्पेन जो है द
स्पेन लेंथ फॉर एंड स्पेन, सिर्फ एंड स्पेन की बात हो रही है, इंटीरियर स्पेन की बात नहीं हो रही। जब बोथ एंड कंटिन्यूस होते हैं तब ये वाली कंडीशन नहीं लगती। तो कह रहे हैं कि जी जब स्पेन लेंथ फॉर एंड स्पेन गर्डर विल बी इक्वल टू द क्लियर स्पेन प्लस डेप्थ ऑफ द मेंबर but need not exceed center to center distance between the support। लेकिन यहां पे इस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की जो वैल्यू होती है इससे ये वाली वैल्यू नहीं बढ़नी चाहिए। सही है। इसका अगर आप आसान अल्फाज में मतलब लेते हैं तो आप इसको और इसको कंपेयर करते हैं। सही है। अगर ये वैल्यू स्मॉल है तो आप ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, और अगर ये वाली वैल्यू आपकी स्मॉल आती है तो फिर आप, और इससे जो है ये वाली वैल्यू ज्यादा हो तो फिर आप ये स्मॉल वाली वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन इस केस में एल प्लस डेप्थ ऑफ द मेंबर की वैल्यू जो 32.25 फिट आ रही है वो ज्यादा है 30.75 से, इसलिए हम 30.75 ही इज्यूम करेंगे। अब एंड स्पेन के लिए भी आप उसी तरह से 30 फीट आपको सेंटर टू सेंटर गिवन है। क्लियर स्पेन अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो आता है 28.5, यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया, यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखी। लेकिन एल एन प्लस डेप्थ ऑफ द मेंबर की कंडीशन यहाँ पे आपको लाई नहीं कर रहा, यहाँ पे एल एन प्लस डेप्थ ऑफ द मेंबर का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो अब इन दोनों का कंपैरिजन होगा, यहाँ पे सिर्फ इन दोनों का क्लियर स्पेन का और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का, उसमें स्मॉल 28.5 है तो उसको आप यहाँ पे पुट करेंगे 28.5। अब जब एल कैलकुलेट हो गया तो उसके बाद अब आप गर्डर डेप्थ की कैलकुलेशन करेंगे। गर्डर डेप्थ कैलकुलेशन करने के लिए आपने फॉर्मूले लगाए और साथ जो है वो 0.4 इफ वाई डिवाइडेड बाय 60,000, वो वाला फॉर्मूला जब आप यहाँ पे करते हैं, अप्लाई करते हैं कि इफ वाई है, नीचे इसमें 1 लाख लिखा हुआ है, ये 1 लाख है बच्चा, और यहाँ पे आपने इफ वाई की वैल्यू पुट करनी है। इफ वाई यहाँ पे 40 के साई है, 40 के साई को अगर आप पी साई में कन्वर्ट करते हैं ये 40,000 पी साई आएगा। उसकी वैल्यू लगाएंगे तो 0.4 प्लस 0.4 वो आ जाएगा 0.8। तो अगर आप इससे जो कैलकुलेशन आती है उसको मल्टीप्लाई बाय 0.8 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। लेकिन डिवाइड, ये बच्चे पहले भी पूछते थे, अभी भी कभी कभार पूछ लेते हैं, ये जो मल्टीप्लाई बाय 12 हुआ है बच्चा, यहाँ पे अगर आप देखें तो सारी कैलकुलेशन लेंथ आप फिट के अंदर पुट कर रहे हैं। तो जब फिट के अंदर आपका लेंथ आप पुट करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा फीट के अंदर। लिहाजा आपने फीट से इसको इंचेस में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 12 होगा तो ये इंचेस में कन्वर्ट होगा। अब एज पर द कैलकुलेशन डेप्थ ऑफ द गर्डर आनी चाहिए 16 इंचेस और 13 इंचेस, लेकिन ये एसीआई के फॉर्मूले के तहत कैलकुलेट हुई। लेकिन हमने लिया हुआ है अपनी कैलकुलेशन के अंदर 3 फीट जो कि बराबर है 36 इंच के, तो हम उसी के साथ कैलकुलेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे और उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द गर्डर जो है डी जी, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द गर्डर, यहाँ पे टोटल डेप्थ ऑफ द गर्डर जो है वो 33 इंचेस है और 36 इंचेस है, और इफेक्टिव डेप्थ जो है उसके लिए इन्होंने 3 सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। मैंने पहले भी आपको क्लास में समझाया था, फिर रिवाइज कर रहा हूं कि जो इन्होंने ये 3 सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, दिस 3 इज एक्चुअली स्टैंड्स फॉर के जो क्लियर डिस्टेंस है साथ में प्लस रिंग का जो डाया है, और जिसको आप लोग स्टेरअप बोलते हो उसका जो डाया है, प्लस मेन बार के सेंटर तक, हाफ ऑफ द मेन बार सेंटर, तो उस सब को इन्होंने समअप किया हुआ है ये 3 में। जब आप पीआरसी 1 पढ़ते थे और पीआरसी 2 पढ़ते थे वहां पे चूंकि आप बेसिक सीख रहे थे, तो बेसिक सीखते हुए आपको हर एक स्टेप में ये कैलकुलेट करके दिया जाता था कि क्लियर स्पेन सब्ट्रैक्ट हुआ, फिर आपको साथ दिया जाता था कि फिर स्टेरअप की जो डाया है वो सब्ट्रैक्ट हुआ टोटल डेप्थ से, फिर जो मेन बार लगा हुआ है उसके डाया का हाफ, मेन बार के डाया का हाफ वो सब्ट्रैक्ट होता था, और फिर आप जो वैल्यू आ जाती थी उसको आप लोग बोलते थे कि ये इफेक्टिव डेप्थ है। यहाँ पे अब आप अगर वो पूरी कैलकुलेशन पीआरसी 1 और पीआरसी 2 के सवाल उठाएं तो वो आंसर कहीं पे भी 1.5 से कम नहीं आता। सही है, 1.5 से ज्यादा ही आता है, 1.75, 2 इंचेस,
2.5 इंचेस, इस तरह के आपके उन सवालों के अंदर कैलकुलेशन हुई होंगी। तो यहाँ पे आप अगर कैलकुलेशन करते हुए 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप जो है वो डिफरेंट उसके ऊपर आ जाते हैं। सही है, आपका ये होता है कि आपने अगर किसी जगह के ऊपर किया हुआ है कि जी आपने इनको मेजॉरिटी ऑफ देम ये किया कि आपने अलाउ किया, तो फिर आप सबको जो है वो ये कर सकते हैं कि वैल्यू यहां से आप 3 सब्ट्रैक्ट करें, तो 3 सब्ट्रैक्ट करने से, 2.5 सब्ट्रैक्ट करने से या 3 सब्ट्रैक्ट करने से ये सारे की सारे फैक्टर्स जो हैं ये इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ जो है वो 33 इंचेस है। इसके बाद जैसे हम बीम में करते थे कि वहां पे हम बी इफेक्टिव फाइंड करते थे, अब यहाँ पे भी आपने बी इफेक्टिव फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू द ACI 8.10 बी इफेक्टिव की मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो ये 3 फॉर्मूले हैं। ये 3 फॉर्मूले आपने बीम के अंदर भी यूज किए थे। 16 इंच प्लस BW, वहां पे BW का मतलब होता था कि जी जो बीम है उसका ब्रेथ। सही है, और बी मतलब होता है ब्रेथ, डब्ल्यू मतलब होता है वेब का, और जी इस केस के अंदर गर्डर के लिए लिखा हुआ है। तो 16 एच एफ तो वही है जो स्लेब है, और स्लेब जो है वो 6 इंचेस हमने एज्यूम की थी एट द स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन, तो वही 6 इंचेस ये वो एच एफ है, वो साथ चल रहा है। अब सारी वैल्यू अगर आप देखें इंचेस के अंदर है, एच एफ की वैल्यू इंचेस में, बी डब्ल्यू की वैल्यू इंचेस में। सही है, और जो आंसर है वो भी आपके पास इंचेस में कैलकुलेट होगा। इसी तरह से सेंटर टू सेंटर स्पेन ऑफ द गर्डर डिवाइडेड बाय 4, तो सेंटर टू सेंटर स्पेन जो आपने कैलकुलेट किया हुआ है वो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, चूंकि इस टाइम वैल्यू फीट के अंदर है तो आंसर फीट में आएगा, मल्टीप्लाई बाय ये 12 करेंगे, ये वाला 12 होगा तो वो इंचेस में चला जाएगा। अब सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन द गर्डर, एक ही गर्डर है लिहाजा गर्डर के बीच में स्पेसिंग वाला कंडीशन यहाँ पे लागू नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे क्या है, बी इफेक्टिव यूज होगा। और बी इफेक्टिव मिनिमम वैल्यू ऑफ द 3 जो आती है वो हम बी इफेक्टिव लेते हैं। अब यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, और पहले 2 से जो आंसर आता है वो क्या है, 92.25, लिहाजा बी इफेक्टिव हमारा क्या है, 92.25 इंचेस। अब आते हैं लोड्स के लिए। लोड्स में आप देख रहे हैं, रेफर टू द फिगर 10 एंड 12। यहाँ पे फिगर 10 जो है वो ये वाली है बच्चा, यहाँ पे देखें ये आपकी फिगर 10 है, ये 12 है, 11, ये 12 हो गई फिगर 10, और ये 12। तो आपने इन दोनों को क्या करना है, कंसिडर करना है कैलकुलेशन करने के लिए। अब ये क्या कर रहे हैं, P इज द पॉइंट लोड ऑन द गर्डर। P वो क्या है, पॉइंट लोड है गर्डर के ऊपर। वहां पे भी लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि ये 40.5 शेयर की मैक्सिमम वैल्यू थी जो हमने कंसिडर की थी, और आपको लेक्चर के स्टार्ट में ये वैल्यू मैंने दिखाई भी कि कहाँ पे ये कैलकुलेट हुई है। तो अब क्या होगा, चूंकि कंटिन्यूस बीम के ये गर्डर जो है ये बीम पे इस तरह से पड़ा हुआ है कि आधा गर्डर के एक साइड पे है और आधा गर्डर के दूसरी साइड पे है, लिहाजा हाफ of the beam is on the one side of the girder और half of the beam is on the another side of the girder। जो वैल्यू शेयर की आती है वो जो 40.5 है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, क्योंकि एक साइड से भी वो वैल्यू आनी है, दूसरी साइड से भी वो वैल्यू आनी है। बाकी यहाँ पे अगर एच डब्ल्यू देखे तो ये इस वेब की डेप्थ है, ये इस गर्डर का फ्लेंज वाला पोर्शन है, और ये वो पार्ट है जो शेडेड हुआ है जो स्लेब के अंदर है, और स्लेब की डेप्थ जो है वो 6 इंचेस है, और टोटल इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द गर्डर जो है वो 33 इंचेस बन रहा है। यहाँ पे इन्होंने ये कुछ एक्सप्लेनेशन दिए ताकि आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो कि डी जी जो है वो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द गर्डर है, और जो बी डब्ल्यू जी है ये विड्थ ऑफ द गर्डर है जो विब का पोर्शन है, और इसी तरह डेप्थ ऑफ द विब जो है वो 30 इंच है। ये यहाँ पे मैंने आपको बताया भी कि ये डेप्थ ऑफ द विब है, ये विड्थ ऑफ द विब है, और टोटल इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द गर्डर जो है वो ये वाला है।
वो यहाँ पे आपको अलहदा करके लिख के भी दिया हुआ है। अच्छा जी, अब क्या है, फैक्टर्ड सेल्फ लोड ऑफ द गर्डर रिब। अब जब रिब फैक्टर्ड सेल्फ वेट की बात करेंगे, फैक्टर्ड जो सेल्फ वेट है वो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि फैक्टर्ड सेल्फ वेट जो है वो उसमें क्या क्या चीजें हैं, 1.2 HF BW और गेमा ऑफ कंक्रीट। हेलो, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बेटा, सॉरी मेरी कॉल आई थी इसलिए मैंने आप लोगों को थोड़ी देर के लिए म्यूट किया, उसके लिए माजरत। अच्छा बच्चा, हम बात कर रहे थे कि जब हमने अभी विब को ज्वाइन किया हुआ है तो विब जो है इसका हम पढ़ रहे थे कि विड्थ ऑफ द विब 18 इंचेस है और ये BW से डिनोट हो रहा है, साथ जी गर्डर के लिए लिखा हुआ है। और जो डेप्थ ऑफ द गर्डर है वो ये वेब ऑफ द जो डेप्थ ऑफ द वेब है उसको HW से डिनोट किया हुआ और साथ ही छोटा सा जो जी लिखा हुआ ये जी गर्डर के लिए है। अब हमने क्या करना है, सेल्फ वेट जो है वो ऐड करना है इस गर्डर का। सेल्फ वेट ऑफ द गर्डर जब हम ऐड करेंगे तो ये होगा 1.2। ये बच्चा यहाँ पे पहले देखें, ये टोटल गर्डर है, सही है। ये वाला पोर्शन जो है ये हमने इसका सेल्फ वेट ऐड करना है। तो अगर आप इस फिगर को देखें बगैर रट्टा किए हुए तो जाहिर सी बात है इसका ये हाइट है यहां से लेके यहां तक और ये इसकी विड्थ है। तो विड्थ होगी मल्टीप्लाई बाय हाइट होगी, जैसे यहां पे इन्होंने किया है, ये विड्थ है मल्टीप्लाई बाय हाइट किया हुआ है। और यूनिट वेट ऑफ द कंक्रीट, यूनिट वेट ऑफ द कंक्रीट जो है वो क्यूबिक फिट के अंदर गिवन है, सही है बच्चा। तो अगर आपको क्यूबिक फिट में वो यूनिट वेट गिवन है तो अंडरस्टूड सी बात है, आपने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है इन दो को। ये भी इंचेस में है बच्चा और ये भी इंचेस में है। 30 जो है ये भी इंचेस में है, यहाँ पे देखिए ये 30 है बच्चा, ये भी इंचेस में है, और ये 18 जो है ये भी इंचेस में है। तो पहले ये डिवाइडेड बाय 12 होके फिट में जाएगा और फिर ये मल्टीप्लाई होगा यूनिट वेट के साथ, क्योंकि यूनिट वेट आपका जो कंक्रीट का है वो आपको पाउंड्स पर क्यूबिक फिट में गिवन है। तो क्यूबिक फिट के लिए आपने उसको क्या करना है, क्यूबिक फिट को फिट से कैंसिल करने के लिए पहले इंचेस को फिट में कन्वर्ट करना है। और 1.2 आपको पता है 1.2 फैक्टर है फॉर द डेड लोड और 1.6 फैक्टर है फॉर द लाइव लोड। तो यहाँ पे चूंकि ये डेड वेट में आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया किसी भी स्ट्रक्चर का अपना वेट जो है वो डेड वेट के अंदर आता है, चाहे वो कॉलम हो, चाहे वो बीम हो, चाहे वो स्लेब हो, तो इसलिए जो है वो उसी के अंदर आएगा। अब पार्ट ऑफ द स्लेब ऑन द गर्डर, जो हिस्सा जो है वो गर्डर के ऊपर पड़ा हुआ है स्लेब का, उसका क्या हिसाब होगा, क्योंकि वो पहले वाले में तो कैलकुलेट नहीं हुआ, तो लिहाजा टोटल वेट ऑन द स्लेब हमने पहले लेक्चर में कैलकुलेट किया था, वो था 0.214 और BW डिवाइड बाय 12 करके उसका टोटल वेट ये निकाला। अब दोनों लोड्स को एडअप किया तो उसका आंसर आया 1 किप पर फिट। अब 1 फिट का जो आपका लोड आ गया ये इसके ऊपर 1 किप पर फिट का लोड आया बच्चा, और टोटल जो 40.5 था और 40.5 वो जब आपने कैलकुलेट किया तो वो आ गया यहां पे 81 किप। अब बच्चा ये वाला जो सवाल है यहां के बाद से मैंने आपको पहले बताया कि दो पोर्शन में स्ट्रक्चर डील करता है, एक स्ट्रक्चर एनालिसिस का पोर्शन होता है, एक डिजाइन का पोर्शन होता है। एनालिसिस के अंदर सारी कैलकुलेशंस आती हैं, डिजाइन के अंदर उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग आती है। तो यहाँ पे ये वाला जो सवाल है यहाँ के बाद आपने 3 मोमेंट इक्वेशन से या कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन से या स्लोप डिफ्लेक्शन से इससे आपने सॉल्व करना है और हर पार्ट पे यहाँ पे और यहाँ पे इसकी वैल्यूज जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है। जब आप ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। फिक्स्ड मोमेंट्स कैलकुलेट करेंगे, फिक्स्ड मोमेंट से आपके पास हर पॉइंट के ऊपर जो है वो मोमेंट आ जाएगा। लिहाजा आप इसको ये वाला सवाल यहाँ के बाद आपने स्ट्रक्चर एनालिसिस का कोई भी मेथड इस्तेमाल करके उसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। आंसर क्या आएंगे वो यहाँ पे आपको हमने लिखवाए हुए हैं कि पॉइंट ए बी पे मोमेंट 0 आएगा, बी ए पे 750 आएगा, बी सी पे -750 आएगा, इसी तरह सी बी पे 70 50 और फिर सी डी के ऊपर 750। तो ये आप
सॉल्व कर लेंगे किसी भी एनालिसिस मेथड से। अगर आप एनालिसिस तरीके से सॉल्व नहीं करना चाहते और आप कहते हैं कि इस पर टाइम ज्यादा लगेगा, तो ये आपने कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे आपका ई टैब हो गया या सेप हो गया, उसके अंदर आपने एक सिंपल बीम ड्रॉ करना है, उस पे आपने ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाने हैं और ये पॉइंट लोड लगाने हैं। तो जैसे ही आप उसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखेंगे, वो आपको ये वाला शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दे देगा। यहां तक ये वाला जो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का ताल्लुक है कैलकुलेट करने का, तो ये एनालिसिस के मेथड से सॉल्व होगा और एनालिसिस का कोई भी पार्ट हम इसमें सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे हम आपको सिखाएंगे, जैसे यहाँ पे ये सॉल्व हुआ है बच्चा स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से, इन्होंने इसको स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से इसको सॉल्व किया हुआ है। तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इस सवाल को आप स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हर एंड के ऊपर आपके पास मोमेंट आ जाएंगे। अब जब मोमेंट आ गए और ये डायग्राम आ गया, तो हमारा डिजाइन के अंदर काम है इसके अगेंस्ट डिजाइन करना, शेयर के अगेंस्ट डिजाइन करना और मोमेंट के अगेंस्ट डिजाइन करना। तो शेयर और मोमेंट के अगेंस्ट डिजाइन करना इज बेसिकली द एम ऑफ द टास्क। अब यहाँ पे आप फिर उसी तरह से स्टार्ट करोगे कि जैसे हमने बीम में किया था, गर्डर में भी वैसे ही होगा। सबसे पहले फ्लेक्सर डिजाइन होगा। फ्लेक्सर डिजाइन जो है वो पॉजिटिव मोमेंट के लिए भी होगा और फ्लेक्सर डिजाइन जो है वो आपका नेगेटिव जो मोमेंट्स आ रहे हैं उसके लिए आपने कितने सरिये प्रोवाइड करने हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, अभी भी आपको यहाँ पे अर्ज कर दूं कि आम जो घर बनते हैं उसके अंदर नेगेटिव मोमेंट्स इतने नहीं होते। हमारे जो 5 मरले 8 मरले 7 मरले के हम ट्रेडिशनल घर बनाते हैं, इसमें नेगेटिव मोमेंट्स का इतना ज्यादा कोई खास रोल नहीं होता। लेकिन जहां पे हमें एहतियात करनी होती है वो हमें शेड्स के अंदर एहतियात करनी होती है, क्योंकि शेड्स में जो है वो रीइंफोर्समेंट उलट हो जाती है, उसकी अरेंजमेंट उलट हो जाती है, इसलिए वहां पे मसला क्रिएट हो सकता है। तो जब हम आते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर के ऊपर, जब हम कहते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर, आपने देखे होते हैं जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनते हैं या हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हैं जहां पे बीम्स और कॉलम्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और बीच में कोई वॉल्स नहीं होते। वो वॉल जो है वो बाद में लगाए जाते हैं एज ए पार्टीशन के तौर पे और वो लोड बेयरिंग नहीं होते। वहां पे नेगेटिव मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अगर आप वहां पे नेगेटिव मोमेंट को इग्नोर करेंगे तो बहुत बड़े मसले बनेंगे। तो अक्सर अगर आप देखें भी तो नेगेटिव मोमेंट जो हैं वो पॉजिटिव मोमेंट से ज्यादा होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें, अगर आप नेगेटिव मोमेंट और पॉजिटिव मोमेंट को कैलकुलेट करें तो ये सपोर्ट है बच्चा, ये देखें ये सपोर्ट के नीचे है, तो इस सपोर्ट्स पे अगर आप मोमेंट कैलकुलेट करें तो ये आया है 750। इसी तरह अगर आप यहाँ पे इस मिड स्पेन के ऊपर कैलकुलेट करें तो ये मिड स्पेन तो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 685 की वैल्यू आई है, यहाँ पे 435 की वैल्यू आई है। तो ये गर्डर का मिड स्पेन तकरीबन है, जहां पे ये 80 किप और 80 किप लगा हुआ है, ये मिड स्पेन की वैल्यूज है। और अगर आप इनको सपोर्ट्स के वैल्यूज के साथ कैलकुलेट करें तो ये देखें, सपोर्ट्स दोनों सपोर्ट के ऊपर, इस सपोर्ट के ऊपर जो कॉलम है और इस सपोर्ट के ऊपर जो कॉलम है, उसमें अगर आप नेगेटिव मोमेंट देखें तो वो 750 तक गए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि फ्रेम स्ट्रक्चर में या किसी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर जब हम बना रहे होते हैं तो जो सपोर्ट्स होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव मोमेंट्स मुख्तलिफ केसेस के अंदर ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे ज्यादा है। अब आप, मैं बात को रिपीट कर रहा हूं, काइंडली उस बात को वैसे ही समझिएगा जैसे मैं बता रहा हूं। जरूरी नहीं है कि हर बार सपोर्ट्स पे नेगेटिव मोमेंट पॉजिटिव मोमेंट से ज्यादा हो, लेकिन फ्रेम स्ट्रक्चर में या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के केस में जो सपोर्ट्स होते हैं वहां पे नेगेटिव मोमेंट जो है वो पॉजिटिव मोमेंट से ज्यादा होते हैं। इसलिए आपने ये चीज यहाँ पे देखनी है, ये आपको इस सवाल से भी गिवन है। ये देखिए 90 फीट का है, आप इसके मिड में देखिए तो 685 फिट किप का मोमेंट आ रहा है। लेकिन अगर आप कॉलम के ऊपर देखें और नेगेटिव मोमेंट्स का डायग्राम चेक करके देखें तो ये 750 तक गया हुआ है। तो आपको तो लग रहा होगा कि यार ये सिर्फ जो है 700 तक 15 और 50 तकरीबन 65 फिट किप का फर्क है। लेकिन बेटा 65 फिट जो है किप है, किप 1000 पाउंड के बराबर होता है। तो अगर आप इनको पाउंड्स में लेके चला जाएं
तो ये 65,000 पाउंड का डिफरेंस है। तो 65,000 पाउंड जो है वो बहुत ज्यादा है। 65 किप तो आपको छोटी सी वैल्यू लग रही है, लेकिन जब आप इसको पाउंड में देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा वैल्यू है। अच्छा बेटा, ये सेशन जो है एक्सपायर होने में इसके 1.5 मिनट रहता है बच्चा। तो इसके अगले वाले सेशन में हम इसका फ्लेक्चर और शेयर डिजाइन स्टार्ट करते हैं, और फिर टाइम हुआ तो कॉलम स्टार्ट करेंगे। मीन वाइल फिर आपको बता दूं बेटा, बच्चों की अटेंडेंस बहुत कम है, हार्डली कोई 40 बच्चा जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें कुछ ने तो बिल्कुल अभी अभी ज्वाइन किया हुआ है। तो बेटा काइंडली, ये सवाल मुश्किल भी होते हैं और आपने इसको समझना भी है। जो आप हमें ये भी अंदाजा है कि आपको समझ ऑनलाइन में थोड़ी मुश्किल से आती है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन नहीं होंगे और आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो काइंडली इसको जो है वो अटेंडेंस को मेक श्योर कीजिएगा। मैं भी आपसे दूसरा लिंक शेयर करता हूँ, तो 5 मिनट बाद जो है वो दूसरे लिंक पे इसके शेयर और फ्लेक्चर डिजाइन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा। ये हमारा दूसरा सेशन है आज के लेक्चर का बेटा। हमने पहले यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीज़ें जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं उनको बता दूं कि हमने गर्डर का बेसिक डिज़ाइन पढ़ा है। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है आपको फिर बता दूं, ये आपके स्ट्रक्चर एनालिसिस का पोर्शन है। आप इसी तरह का ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर एनालिसिस की किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। इनडिटर्मिनेट मेथड जो आप लोगों ने बीम को सॉल्व करने के पढ़े हैं, उसमें से ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ये उसके ऊपर पॉइंट लोड लगा हुआ है। ये यहाँ पे जो सॉल्व हुआ है वो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से सॉल्व हुआ है, और आपको एंड पे हर पॉइंट के ऊपर जो है वो मोमेंट्स मिल जाएंगे। तो शेयर फोर्स डायग्राम और जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो आप एनालिसिस के किसी भी इनडिटर्मिनेट जो बीम्स को सॉल्व करने के लिए आपने मेथड्स पढ़े हैं, थ्री मोमेंट इक्वेशन पढ़ा हुआ है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड पढ़ा हुआ है, जो भी मेथड आपको आता होगा उससे आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपके पास यही आएंगे। या अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं तो आप ईटेप और सेव जो है वो यूज कर सकते हैं। अब जब आप ये डायग्राम बना लेते हैं शेयर फोर्स का और बेंडिंग मोमेंट का, बच्चा ये आपको बताता चलूं, क्योंकि ये एनालिसिस का पोर्शन है तो ये एग्जाम के अंदर नहीं आता। एनालिसिस का जैसे ये डिजाइन का कोर्स है तो डिजाइन के कोर्स में डिजाइन का पार्ट ही आता है, उसमें एनालिसिस का पार्ट का काम कोई नहीं होता। इसलिए हम आपको एनालिसिस वाला पार्ट जो है वो आपको असाइनमेंट के तौर पे देते हैं, या आपको कहते हैं कि ये आप खुद जो है वो कीजिएगा। तो अगर आपको एग्जाम में सवाल दिया जाएगा तो वो इसी तरह का कुछ होगा कि आपको वैल्यूज पहले से गिवन होंगे, तो उसमें एनालिसिस का पोर्शन इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि सीखने के लिए और क्विज़ेस के लिए आपने ये तैयार करना है कि आपने इसको सीखना है, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो आपकी बन जाएगी। अब जब शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाते हैं तो इसके बाद हमारे पास नॉर्मली आपको पता होता है कि हम शेयर डिजाइन करते हैं और फ्लेक्चर डिजाइन करते हैं। अब फ्लेक्चर डिजाइन जो है ये नेगेटिव मोमेंट के लिए भी होता है और पॉजिटिव मोमेंट के लिए भी होता है। यहाँ पे मैंने जो बच्चे पहले मौजूद थे उनको बताया कि पॉजिटिव मोमेंट जो है उसकी वैल्यू हमेशा सिंपल स्ट्रक्चर्स के अंदर, जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम हो गए या आम दीवारों के ऊपर जो हम बीम रखते हैं ये सिंपली सपोर्टेड होते हैं, तो उस केस में पॉजिटिव मोमेंट ज्यादा होता है। और इसीलिए हम आम जो डेली कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, एक दीवार बना रहे हैं या एक कमरा बना रहे हैं या उसके ऊपर कोई छत डाल रहे हैं, तो उसमें हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की इतनी कोई फिक्र नहीं करती, क्योंकि वहां पे नेगेटिव मोमेंट्स जो है वो बड़े रीजनेबल और बड़े एक स्मॉल अमाउंट के अंदर होते हैं। इसलिए आम ठेकेदार या आम कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई उसकी इतना ख्याल नहीं रखता। लेकिन जब आप किसी कमर्शियल कंस्ट्रक्शन के ऊपर जाते हैं या आप कोई प्रोफेशनल कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना रहे होते हैं या हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर जाते हैं, तो फिर इस तरह के सिनेरियोज आपको मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें, मिड में अगर आप देखें तो ये वाले मोमेंट आ रहे हैं, यहाँ पे मिड में ये वाले मोमेंट आ रहे हैं। अगर इनको आप कंपेयर कर लें,
विद द नेगेटिव मोमेंट्स, ये नेगेटिव मोमेंट है बेटा, इस जीरो लाइन के अबव जो है वो पॉजिटिव है, इस जीरो लाइन के बिलो जो है ये नेगेटिव मोमेंट्स है। तो इन नेगेटिव मोमेंट्स को अगर आप देख लें तो ये नेगेटिव मोमेंट्स पॉजिटिव मोमेंट से ज्यादा है, लिहाजा दीज नेगेटिव मोमेंट कैन बी मोर डेंजरस देन दी पॉजिटिव मोमेंट, इसलिए आपने इनका ख्याल रखना होता है। और हम इसीलिए सपोर्ट्स के ऊपर जो नेगेटिव बार दे रहे होते हैं बेटा, आपको ये भी समझा दूं, जब आप एक बहुत बड़ा प्लाजा या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे होंगे और उसके ऊपर जो छत आ रहे होंगे तो उसमें जाहिर सी बात है वो हर साइड पे सपोर्टेड होंगे, तो जब आप स्ट्रक्चर को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देंगे तो वो ऑलमोस्ट L/4 से स्टार्ट होगा। तो L/4 जितना टोटल स्पेन होगा उसका चौथाई हिस्सा जो है उससे आपने बेंट अप बार देके उठाने होंगे, और दूसरे स्पेन के चौथाई हिस्से तक आपने नेगेटिव बार वो प्रोवाइड करना होगा। तो ये आपको ड्राफ्टिंग की डिटेल हम शेयर कर देंगे, नीचे ड्राफ्टिंग में गिवन भी है। कुछ लोग L/5 के ऊपर देते हैं, कुछ L/4 के ऊपर देते हैं, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि टोटल डेप्थ का L/4 या L/5 जो है वो आपने प्रोवाइड करना है। यहां पे आप जब मोमेंट्स देख लें तो अब फ्लेक्सर डिजाइन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। फ्लेक्सर डिजाइन में अगर आप देखें तो इन्होंने पहले कंसिडर किया है एक्सटीरियर पॉजिटिव मोमेंट। एक्सटीरियर पॉजिटिव मोमेंट की वैल्यू आई थी 8,222। सही है बच्चा। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ तो 6,685 लिखा हुआ है, 750 लिखा हुआ है, और आप इसको यहाँ पे लिख रहे हैं कि जी ये है मोमेंट की वैल्यू 8,000, एक मिनट बेटा, 8,222। अब वजह यह है कि ये मोमेंट इन्होंने किप फिट से किप इंच में कन्वर्ट किया हुआ है। तो किप फिट को जब आप मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो तब जाके ये वैल्यू बनेगी, क्योंकि ये वैल्यू किप इंचेस में है, ये किप फिट में नहीं है। और किप इंचेस में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डी जो है वो इंचेस में है, ए जो है वो इंचेस में है। अगर आप इसकी वैल्यू की बात करते हैं तो वो जो 40 KSI हम कहते हैं तो वो भी होता है कि पर स्क्वायर इंच। तो सब कुछ स्क्वायर इंच के अंदर और इंचेस के अंदर है, इसलिए आपको ये वाली जो मोमेंट की वैल्यू है इसको भी चेंज करना पड़ेगा किप फिट से किप इंचेस में। लिहाजा जब आप इसको किप इंचेस में कन्वर्ट करेंगे तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 के साथ। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूज को, ये सारे वैल्यूज जो आए हुए हैं ये इनके वैल्यूज हैं किप फिट में बच्चा, ये देखें किप फिट के अंदर ये वैल्यूज हैं सारे। तो आप इन सारे किप फिट के वैल्यूज को जब मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो ये चले जाएंगे किप इंचेस के अंदर। अब जब पॉजिटिव मोमेंट देखेंगे बच्चा, पहले भी आपको बता चुका हूं फिर बता रहा हूं बेटा, जब आप पॉजिटिव मोमेंट के लिए डिजाइन करेंगे तो यहां पे आप बी इफेक्टिव की वैल्यू डालेंगे। ये देखिए बी इफेक्टिव, सही है। और बी इफेक्टिव की वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी 92.25। और जब आप देखें तो ए की वैल्यू, ए अब कहेंगे कि जी ए कहां से आया, तो बेटा ए जो है मैंने आपको बताया था नॉर्मली हम ए को 0.2D के हिसाब से लेते हैं, या इन्होंने यहां पे क्या लिया हुआ है, ए को इज्यूम किया हुआ है कि ये बराबर है किसके 6/2, या सीधा बच्चा आप 0.2D भी लेंगे ना, मैंने आपको पहले भी बताया, या आप HF के बराबर लेंगे। दोनों में वैल्यू 5 से या 4 से स्टार्ट होके 8 के बीच में ही आएगी, इससे वैल्यू चेंज नहीं होनी। अगर आप कहते हैं कि ना हमने HF के बराबर लेना है ना हमने 0.2D के बराबर वैल्यू लेनी है, तो स्टार्ट आपने 4 वैल्यू से लेके 8 वैल्यू तक कोई भी वैल्यू इज्यूम करनी है, क्योंकि ये ट्रायल एंड एरर मेथड है बेटा। ये हिट ऑन मेथड आप करेंगे, एक बार सॉल्व होगा उससे कोई आंसर आएगा, फिर आप जैसे देख रहे हैं दूसरे स्टेप में इन्होंने कहा है रिकैलकुलेट द ए वैल्यू, तो ये दोबारा आप कैलकुलेट करेंगे फिर कोई आंसर आएगा, फिर आपने दोबारा से रिकैलकुलेट करना है, तो 3 साइकिल चलते हैं। तो ये वैल्यू खुद ही सेट हो रही होती है, जो एक्चुअल वैल्यू है उसकी तरफ ये वैल्यू खुद ही अप्रोच कर रही होती है। लिहाजा आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप इसको 0.2D के बराबर ले, ए को स्टार्ट करते हुए मैं पहले वाले क्लासों में आपको बता भी चुका हूं, यहां पे सिर्फ रिपीट कर रहा हूं, या आप इसको HF के बराबर ले। HF जो थिकनेस ऑफ द स्लैब होती है वो भी 6 इंचेस है,
सही है। और अगर आप 0.2 डी के बराबर लेंगे तो जितनी भी डेप्थ होगी उसको जब आप 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू का आंसर आएगा 3, 4, 5, 6, 7। तो मैंने आपको बताया कि 3, 4, 5 से स्टार्ट करके 8 तक आप कोई भी वैल्यू इज्यूम कर सकते हैं। यहां पे क्यों एच एफ के बराबर लिया गया है? क्योंकि ये चेक करना चाहता है कि जो एनालिसिस है वो रेक्टेंगुलर बीम एनालिसिस है कि टी बीम एनालिसिस है। लिहाजा ये कंफर्म करने के लिए ये इसको एच एफ के बराबर ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि एच एफ के बराबर इसलिए ले रहा है कि अगर ए की डेप्थ कम आ गई एच एफ से तो इसका मतलब ये है कि ये रेक्टेंगुलर बीम एनालिसिस है। और अगर इस ए की वैल्यू जो है वो ज्यादा आ गई एच एफ से तो फिर इसका मतलब ये है कि ये अब टी बीम एनालिसिस के ऊपर जाएगा। सिंपल रेक्टेंगुलर बीम एनालिसिस से ये सॉल्व नहीं होगा, इसलिए इन्होंने यहां पे इसको एच एफ के बराबर लिया है। और जब इसने वैल्यू कैलकुलेट की है तो आप देख रहे हैं ये आंसर आया हुआ है 1.29 इंचेस। तो डेप्थ ऑफ द स्लेब जो है वो 6 इंचेस है और इसका कैलकुलेटेड ए की वैल्यू जो है वो 1.29 है। तो 1.29 जो है वो लेस है देन 6 इंचेस। इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव मोमेंट एज रेक्टेंगुलर बीम, हम रेक्टेंगुलर बीम टेक्निक से इस मोमेंट को सॉल्व करेंगे या डिजाइन करेंगे गर्डर एज रेक्टेंगुलर बीम। फिर बता दूं, अगर ये वैल्यू ज्यादा आती एचएफ से, कोई ऐसा सवाल गिवन हो एग्जाम में या वैसी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको आ जाए कि यहाँ पे ए की वैल्यू, ए क्या होता है बेटा? कंप्रेशन ब्लॉक डेप्थ होती है, सही है। कंप्रेशन ब्लॉक जो है आपको पहले भी बता चुका हूं, कंप्रेशन टॉप पोर्शन पे होता है, टेंशन बॉटम पोर्शन के ऊपर होता है। मिड में अगर कोई बीम है उसकी मिड की बात करें तो उसमें कंप्रेशन टॉप साइड पे है और टेंशन बॉटम साइड के ऊपर है। लेकिन अगर हम सपोर्ट्स की बात करें तो सपोर्ट्स पे मैकेनिज्म उल्टा हो जाता है। सपोर्ट्स पे टेंशन जो है वो ऊपर वाली साइड पे होती है और बॉटम वाली साइड के ऊपर कंप्रेशन होती है। इसलिए इस बात यही वो रीजन है कि आप यहाँ पे, मैं बार बार कह रहा हूं कि देखें यहाँ पे बी इफेक्टिव यूज हुआ है, क्योंकि पॉजिटिव मोमेंट के लिए बी इफेक्टिव यूज होगा। लेकिन जब नेगेटिव मोमेंट की भी बात आएगी आगे तो आप देखेंगे वहां पे कोई बी इफेक्टिव यूज नहीं होगा, वहां पे सीधा सीधा विब ऑफ द जो गर्डर है उसकी वैल्यू पुट होगी जो कि 18 इंचेस है। तो यहां पे बी इफेक्टिव और नेगेटिव मोमेंट के लिए सीधा सीधा विब ऑफ दी गर्डर जो है वो यूज होगा। तो ये इन्होंने पहले ए इज्यूम किया, ए से ए इस कैलकुलेट किया, ए इस कैलकुलेट करने के बाद अब दोबारा से ए कैलकुलेट कर रहे हैं और ए की वैल्यू 2 साइकिल बच्चा मिनिमम है, मैंने आपको पहले भी बताया 2 साइकिल आपको ए कैलकुलेट करने के लिए मिनिमम चलाने हैं। अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द ए चाहते हैं तो आप उस साइकिल को रिपीट करके तीसरी बार भी आप ऑपरेट कर देते हैं। तो 3 साइकिल के बाद वैल्यू ऑफ द ए नॉर्मली कंसिडर होती है कि ये एक्यूरेट है। बाज टीचर या बाज लोग ये भी कहते हैं कि जब तक ए की वैल्यू सेम आ जाए तब तक कैलकुलेट करते रहना है, जब तक ए की वैल्यू सेम आ जाए। लेकिन वो कभी कभार बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, इसलिए अगर आप 2 साइकिल कर लेते हैं तो वो सफिशिएंट होते हैं। नहीं, अगर आपको बहुत एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो तीसरा साइकिल नॉर्मली कंसिडर्ड होता है कि वो एग्जैक्ट या नियर टू द एक्चुअल वैल्यूज की वैल्यू है। अब बच्चा जब आपने ए इस कैलकुलेट किया तो ये आपका कैलकुलेटेड एस है, मीन जो आपने कैलकुलेट किया, और वो आया 7.5 स्क्वायर इंचेस। बेटा यहाँ पे आप इस बात को जो समझने की जरूरत है वो ये है कि आप देखें कि अगर कोई बहुत बड़ा गर्डर हो जिसके ऊपर 5-6 बीम पड़े हुए हैं और बहुत बड़ा हाल है जो कि 90 फीट क्रॉस 60 फीट का है, सही है, तो आप इससे अंदाजा लगा ले ये कोई 1.5 कनाल से ऊपर का हाल है। और इसमें अगर आप अंदाजा लगा ले तो ए इसकी वैल्यू आ रही है सिर्फ 7.5 स्क्वायर इंचेस। तो यहाँ पे सीखने की ये बात है कि जब आप डिजाइन कर रहे हो तो आपको ये पता हो कि जब हम क्लास में इतना बड़ा डिजाइन कर रहे थे तो तब 7.5 स्क्वायर इंचेस का सरिया आ रहा था। तो
ये जब आप कोई सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको पहले से अंदाजा होगा कि अगर इतने बाय इतने हाल में इतना सरिया लग रहा है तो उससे छोटा कोई भी बिल्डिंग आपको दिया जाए तो उसमें जब आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसमें आपको एक गेस होगा कि कितना वैल्यू जो है वो सरिये की आनी चाहिए। अब ये कैलकुलेटेड वैल्यू हो गई इस हाल के लिए, इस हाल के गर्डर के लिए, जिस गर्डर की डेप्थ जो है वो 3 फीट है। अब इसके लिए ए इस मिनिमम कैलकुलेट करेंगे और ए इस मैक्सिमम। बच्चा पहले भी बता चुका हूं, कोड ये कहता है कि आपका ए इस जो है वो ए इस मिनिमम से ज्यादा होना चाहिए और ए इस मैक्सिमम से कम होना चाहिए। अगर ए इस मिनिमम और आपकी वैल्यू को कंपेयर करे और आपकी वैल्यू ए इस मिनिमम से कम हो तो मिनिमम वैल्यू आप ए इस मिनिमम प्रोवाइड करनी है, चाहे जो भी हो जाए ए इस मिनिमम जो है वो प्रोवाइड होगा ही होगा। और अगर आपकी वैल्यू ए इस मैक्सिमम के साथ कंपेयर की जाए और ऐसा कोई केस बने कि ए इस मैक्सिमम से आपकी वैल्यू ज्यादा आ रही हो तो फिर आपने जो मेंबर है या जो स्ट्रक्चर है उसके डायमेंशन रिवाइज करने हैं। बच्चा एस मैक्सिमम से आप रीइंफोर्समेंट ज्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकते, फिर आपको रिवीजन करना पड़ेगा, फिर आप सारा जो स्ट्रक्चर है उसके डायमेंशन जो है वो चेंज करके दोबारा डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे एस मैक्सिमम कैलकुलेट किया, एस मैक्सिमम की वैल्यू आ गई, ये देखें बच्चा 11.88 और हमारे पास जो कैलकुलेटेड ए इस है वो है 7.05। तो 11.88 से 7.05 जो है वो लेस है, मतलब ये कि मैक्सिमम की रिक्वायरमेंट हमारा सेक्शन जो है वो फुलफिल कर रहा है। अब इसको ए इस मिनिमम के साथ चेक करेंगे क्योंकि हम ए इस मिनिमम से कम सरिया नहीं दे सकते। कोड हमें अपर और लोअर लिमिट दोनों बता के देते हैं कि ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। तो इसमें अगर अब हम लोअर लिमिट फाइंड करेंगे तो वो है रो मिनिमम बी डब्ल्यू इंटू डी जी। यहाँ पे जी गर्डर के लिए है बच्चा, पहले भी बता चुका हूं, और डब्ल्यू जो है वो विब के लिए है। और यहाँ पे विब और डेप्थ दोनों जो है वो गर्डर के पुट होंगे बेटा, क्योंकि गर्डर की बात हो रही है तो जहां पे बी आएगा वो गर्डर का बी होगा, जहां पे डी आएगा वो गर्डर का डी होगा। तो 0.005 मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 33 टोटल आया है 2.97 स्क्वायर इंच। मतलब ये कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू 7.05 है और मिनिमम की वैल्यू आ गई है 2.97। मतलब 2.97 से हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है। इसलिए अब क्या होगा कि जी हमारा डिजाइन ठीक है, हमारे डिजाइन में कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो ए इस मिनिमम से ज्यादा है और ए इस मैक्सिमम से कम है। ये डिजाइन बच्चा, ये डिजाइन फिलॉसफी है। आपका कैलकुलेटेड एज जो मैंने अभी कलर किया है इसके सामने ओके लिखा हुआ है। क्यों ओके लिखा हुआ है? कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ए इस मिनिमम से ज्यादा है और ए इस मैक्सिमम से कम है। फिर आप नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करेंगे तो ए इज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बार। और अगर आपने ये कैलकुलेट करना है तो इससे आपके पास नंबर ऑफ बार्स आ जाएंगे कि कितने नंबर ऑफ बार आपको इस गर्डर के अंदर प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अब बच्चा ये जो मैंने आपको समझाया पूरा ए टू जी, ये था कि गर्डर को इसके पॉजिटिव मोमेंट के लिए, जो हमने एक्सटीरियर पॉजिटिव मोमेंट था उसके लिए डिजाइन किया। अब आता है इंटीरियर पॉजिटिव मोमेंट। बेटा ये एक्सटीरियर पॉजिटिव मोमेंट था, अब ये आता है इंटीरियर पॉजिटिव मोमेंट। सही है, ये इंटीरियर पॉजिटिव मोमेंट है। सही है, अगर आप इसको देखे 685 और इसको देखे 685 तो ये एक दोनों के बराबर है। इसी तरह यहाँ पे 435 और यहाँ पे 435, तो ये मिड स्पेन का क्या है? पॉजिटिव। ये एक्सटीरियर स्पेन का पॉजिटिव मोमेंट है और ये इंटीरियर स्पेन का पॉजिटिव मोमेंट है। सही है, और ये इंटीरियर स्पेन का नेगेटिव मोमेंट है और एक्सटीरियर स्पेन के ऊपर नेगेटिव मोमेंट 0 है। बच्चा फिर बता रहा हूं, इसको गौर से सुनिएगा। एक्सटीरियर मोमेंट, एक्सटीरियर जो सपोर्ट है, ये एक्सटीरियर सपोर्ट है और ये एक्सटीरियर सपोर्ट है। इस पे नेगेटिव मोमेंट 0 है, इस पे यहाँ पे भी नेगेटिव मोमेंट 0 है।
एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर स्पैन है। इस एक्सटीरियर स्पैन में बाहर वाले को एक्सटीरियर कहा जाता है, अंदर वाले को इंटीरियर कहा जाता है। तो ये एक्सटीरियर स्पैन का ये पॉजिटिव मोमेंट है, इस एक्सटीरियर स्पैन का ये पॉजिटिव मोमेंट है, और इंटीरियर स्पैन, ये इंटीरियर स्पैन है, इस इंटीरियर स्पैन का ये पॉजिटिव मोमेंट है। अब हमने पहले एक्सटीरियर स्पैन का पॉजिटिव मोमेंट कैलकुलेट किया, अब हम इंटीरियर स्पैन का पॉजिटिव मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। इंटीरियर स्पैन का पॉजिटिव मोमेंट उसी तरह से जो वैल्यू आई थी उसको मल्टीप्लाई बाय 12 किया है, मल्टीप्लाई बाय 12 करने के बाद इसको इंचेस में चला गया। ये जो वैल्यू आपको नजर आ रही है ये इंचेस के अंदर है, लिहाजा इन्होंने क्या किया है, यहां पे इसको ये इंचेस में आपको वैल्यू गिवन है। तो आप इससे सिंपल ये वैल्यू यहां पे भी बी इफेक्टिव लगेगा बच्चा, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव मोमेंट कैलकुलेट हो रहा है, पॉजिटिव मोमेंट के लिए बी इफेक्टिव की वैल्यू लगेगी बच्चा। वो सारा प्रोसीजर जो ऊपर मैंने आपको बताया वो सारा का सारा प्रोसीजर जो है वो दोबारा रिपीट होगा, और इस तरह से फिर मोमेंट ए इस मैक्सिमम फाइंड होगा, ए इस मिनिमम फाइंड होगा, और उनको कंपेयर किया जाएगा, फिर उससे नंबर ऑफ बार कैलकुलेट होंगे, और फिर उसकी ये सारी चीजें जो है एज इट इज, जैसे पहले वाले डिजाइन में हुआ या जैसे हमने अभी पहले डिजाइन किया पॉजिटिव मोमेंट के लिए, उसी तरह से आपने इसको दोबारा डिजाइन करना है। अब बात करते हैं नेगेटिव मोमेंट की। नेगेटिव मोमेंट मैंने आपको दिखाया फिगर के अंदर कि नेगेटिव मोमेंट कौन सा वाला है। अब अगर आप नेगेटिव मोमेंट की बात करें तो नेगेटिव मोमेंट इस फिगर में बच्चा ये है, दोबारा से दिखा दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये 750 वाला ये नेगेटिव मोमेंट है बच्चा, और यहाँ पे ये नेगेटिव मोमेंट है। अब इन नेगेटिव मोमेंट्स को अगर आप देखें तो पहले इन्होंने क्या किया है, सबसे बड़ा डिफरेंस बच्चा, पॉजिटिव मोमेंट के लिए हम बी इफेक्टिव इस्तेमाल कर रहे थे, नेगेटिव मोमेंट के लिए हम बी इफेक्टिव इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे अब बी डब्ल्यू इस्तेमाल होगा। सही है बच्चा, पहले बात को लॉजिकली समझे। पॉजिटिव मोमेंट में ऊपर वाले साइड पे कंप्रेशन था, नीचे वाले साइड पे टेंशन आ रही थी, इसलिए हम बी इफेक्टिव की वैल्यू यूज कर रहे थे, क्योंकि ऊपर जो फ्लेंज का पोर्शन था वो कंप्रेशन में जा रहा था। अब नेगेटिव सपोर्ट, जब हम कह रहे हैं नेगेटिव मोमेंट है सपोर्ट के ऊपर, तो सपोर्ट्स के ऊपर अब ऊपर वाली साइड पे टेंशन है, ऊपर वाला साइड कौन सा है, फ्लेंज वाला साइड जो है वो ऊपर है, और नीचे वाला साइड कौन सा है, विब वाला साइड जो है वो नीचे है। तो अब बी इफेक्टिव यूज नहीं होगा, अब जो है वो नीचे वाला साइड बी जो विब है, अब द गर्डर, उसकी वैल्यू यूज होनी है। तो ये बी जो विब है, बी डब्ल्यू जी, बी का मतलब ब्रेथ, डब्ल्यू का मतलब विब, जी का मतलब गर्डर। तो ये विब के ब्रेथ की बात हो रही है, और किस चीज की ब्रेथ है, ये गर्डर का ब्रेथ हो रहा है। तो इसके लिए आपने कैलकुलेट करना है, बजाय बी इफेक्टिव के अब आप 18 इंच पुट करेंगे। द रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर इज 100% सेम, जिस तरह पहले नेगेटिव मोमेंट के लिए हुआ, फिर नेगेटिव मोमेंट इंटीरियर के लिए हुआ, अब सॉरी पॉजिटिव मोमेंट एक्सटीरियर के लिए और पॉजिटिव मोमेंट इंटीरियर के लिए। अब उसी तरह से नेगेटिव मोमेंट इंटीरियर के लिए भी आपने क्या करना है, सेम प्रोसीजर कैलकुलेट करना है, और सेम डिजाइन प्रोसीजर जो है वो आपने फॉलो करना है। दूसरे पार्ट में हम करेंगे शेयर डिजाइन बेटा इस गर्डर का। तो शेयर डिजाइन जो है वो आप लोग पहले कर चुके हो, लेकिन यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो टोटल डी है उसको हमने कैलकुलेट किया फिट में, वो बराबर है 2.75 फिट के। फिर हम सबसे पहले बच्चा इस सवाल से थोड़ा सा हट के आपको पहले जर्नलाइज बता दूं ताकि आप समझ जाओ। किसी भी बीम पे जब हम देखते हैं कि इसको शेयर की जरूरत है और शेयर डिजाइन कितना होना चाहिए, तो सबसे पहले हम कंक्रीट की कैपेसिटी फाइंड करते हैं कि कंक्रीट की शेयर कैपेसिटी कितनी है, और इस पे शेयर का जो लोड है वो कितना आ रहा है। अगर कंक्रीट की कैपेसिटी सही है वो अप्लाइड शेयर से कम हो, तो हम कहते हैं कि भाई सिर्फ कंक्रीट काम नहीं कर रहा,
इसलिए आप इसके साथ स्टील भी डिजाइन करें। और वो स्टील जो है उसको हम स्टिरअप बोलते हैं। स्टिरअप होते हैं शेयर को रोकने के लिए, और जो मेन बार्स हैं वो होते हैं फ्लक्जर को रोकने के लिए। तो अब यहाँ पे बेसिकली जो ऊपर हमने कैलकुलेट किए वो हमने मेन बार कैलकुलेट किए। अब हम शेयर डिजाइन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमने स्टिरअप्स कैलकुलेट करने हैं कि कौन से नंबर ऑफ बार के स्टिरअप्स लगेंगे, कितने फासले पे लगेंगे। सही है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आपने कैपेसिटी ऑफ द कंक्रीट कैलकुलेट करनी है। कैपेसिटी ऑफ द कंक्रीट जब आप कैलकुलेट करते हैं वो आ गई 48.8 किप। सही है। अब आप ये देखते हैं कि एक्चुअल शेयर जो है वो कितना आ रहा है। सही है। तो यहां पे आप लिख देते हो कि मैक्सिमम स्पेसिंग एंड मिनिमम स्पेसिंग रिक्वायरमेंट, कि मैक्सिमम स्पेसिंग और मिनिमम स्पेसिंग जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप इधर देखें बच्चा, ये आपके पास शेयर की डिमांड्स है बेटा। ये देखें शेयर की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 71, यहाँ पे आ रही है 61, यहाँ पे आ रही है 96, यहाँ पे आ रही है 120, फिर यहाँ पे 120, यहाँ पे 96। तो आपने जब कैपेसिटी ऑफ द कंक्रीट कैलकुलेट की तो कैपेसिटी ऑफ द कंक्रीट आई सिर्फ 48.8 के। तो इसका मतलब यह है कि 48.8 बहुत कम है 71 से। 48.8 को अगर आप कंपेयर करें बाकी वैल्यू से तो ये बहुत कम है। तो अब आपको इसके साथ स्टिरअप जो है वो डिजाइन करने पड़ेंगे। स्टेयर डिजाइन करने के लिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि मिनिमम स्पेसिंग एंड मिनिमम रीइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड एज परमिटेड बाय एसीआई। एसीआई क्या कहता है कि मिनिमम जो है वो रिक्वायरमेंट फॉर द स्पेसिंग क्या है और मिनिमम रीइंफोर्समेंट क्या है। तो पहले स्पेसिंग देखते हैं। स्पेसिंग के लिए ये 4 फॉर्मूले हैं बच्चा। इन 4 फॉर्मूलों में से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी वो हमारी स्पेसिंग होगी। तो पहले फॉर्मूले से इसने कैलकुलेट किया, इससे वैल्यू आई 9.5। दूसरे फॉर्मूले से इसने कैलकुलेट किया, उससे वैल्यू आ गई 16.5। तीसरे वैल्यू से कैलकुलेट किया तो आ गई 29, और फिर चौथे और फाइनल वैल्यू से कैलकुलेट किया तो वैल्यू आ गई 11.90। इन सब में से स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो 9.5 की है, इसलिए 9.5 जो है वो मिनिमम स्पेसिंग होगी। अब आपने क्या करना है कि ये मैक्सिमम स्पेसिंग अलाउड इन द एसीआई इतना है, इससे दूर स्टिरअप आप नहीं प्रोवाइड कर सकते एज पर कैलकुलेशन। अब यहाँ पे हमने पाई वी एन फाइंड करना है कि हम कितना स्टील साथ लगाए। 48 किप का तो कंक्रीट है। सही है। कंक्रीट की शेयर कैपेसिटी 48 किप है, लेकिन हम कितनी स्टील साथ लगाए कि ये इस लोड को क्या कर सके, सस्टेन कर सके। तो अब पाई वी एस कैलकुलेट करने के लिए ये वाली वैल्यू इस स्पेसिंग है। सही है बच्चा। अब जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो डी जी डिवाइडेड बाय इस मैक्सिमम आपने कैलकुलेट किया हुआ है। ये इस मैक्सिमम और इस मैक्सिमम यहां से आपने ये कैलकुलेट किया हुआ है। 9.5 इंचेस इसकी वैल्यू आई हुई है। तो आप कैलकुलेट करते हैं, इसका आंसर आ गया 71.72। अब ये ग्रेटर है इस मैक्सिमम 1 से। ये मैक्सिमम 1 2 3 इसलिए लिखा हुआ है कि यहां पे देखिए बेटा शेयर की बहुत सारी वैल्यूज हैं बच्चा। ये देखिए ये 1, ये 2, सही है, इसी तरह 3, ये 4, सही। तो ये इन्होंने इनको वैल्यूज दिए हैं 1 2 3 4, इस तरह इन्होंने स्पेन के हिसाब से डिफाइन किया कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 8 9 10। तो इन्होंने ये लिखा है कि 71 से तो ज्यादा है ये शेयर कैपेसिटी, लेकिन 96 और 120 से कम है। लिहाजा अब क्या करेंगे, इन्होंने यहां पे इसको दोबारा से ड्रॉ किया है कि देखिए ये वो वैल्यूज है जो डायग्राम बन रहे हैं। सही है। तो ये डायग्राम शेयर की वैल्यू है। अब इन्होंने क्या किया है कि स्पेसिंग फॉर वी यू थ्री ये है कि इनके लिए स्पेसिंग 120 का जो है ना ये वी यू थ्री है। तो 110 यहां पे लिखा हुआ है वी मैक्सिमम 3, वी मैक्सिमम 2, वी मैक्सिमम 1, इसको बोला है वी मैक्सिमम 5। ये नाम दिए कि किसको हम वी मैक्सिमम बोल रहे हैं। तो इन्होंने इसको यहाँ पे ये नाम दिए हुए हैं। यहां से ये नाम देख के आपको अंदाजा हो सकता है कि किस वी को ये क्या कह रहे हैं। तो पहले इन्होंने V3 के लिए डिजाइन किया है 120 के लिए, फिर इन्होंने डिजाइन किया हुआ है 96 के लिए,
और इसी तरह फिर एसीआई की गर्डर की डेप्थ की चेकिंग और स्पेसिंग की चेकिंग, दो फार्मूले बच्चा, सेम ही फार्मूला है ये वाला, पाई 8 अंडर रूट इफ सी बी डी, ये फार्मूला है डेप्थ ऑफ द गर्डर को चेक करने के लिए, और यही फार्मूला डिवाइडेड बाय 2 करो तो ये है स्पेसिंग को चेक करने का फार्मूला, क्योंकि यहां पे पाई 8 है और स्पेसिंग को चेक करने में क्या है, पाई 4। तो ये आपका शेयर का डिजाइन जो है वो यहां पे आके पूरा हो जाता है, और ये आप इसकी फिर डिटेलिंग कर देते हैं। इसके बाद कॉलम रह जाता है, तो कॉलम का डिजाइन जो है वो हम अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें ये मोमेंट की कुछ इक्वेशनें आपको लिखी गई है कि किस किस जगह के ऊपर आपने इसमें ये वैल्यू प्रोवाइड करनी है। देखिए बेटा, एक्स माइनस लेफ्ट साइड इंटीरियर सपोर्ट, ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, मैं भी आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ नहीं आनी। ये देखिए, ये x1 x2 x3, ये वही वाली बात है जो अभी मैं पहले आपको बता रहा था कि कौन कौन सी जगह के ऊपर नेगेटिव मोमेंट आता है या कौन सी वाली जगह शेयर के लिए क्रिटिकल होती है। तो वो चीजें आपने थोड़ी सी इसको पहले एक बार देख लें, तो फिर मैं अगले वाले लेक्चर में इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बच्चा। और अगर आप में को इसमें से कोई मसला आता है तो वो आप बता सकते हैं, उसको दोबारा सॉल्व आउट करेंगे। मैंने आपको एक सवाल दिया हुआ था, वो आप अपने रजिस्टर में डिटेल कंप्लीट, जिस तरह यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सवाल सॉल्व हुआ है बेटा, ये 37 पेजेस का एक सवाल है। मुझे आपके रजिस्टर में ऐसी ही डिटेल्ड एक एक स्टेप, एक एक चीज सॉल्व भी होनी चाहिए। जहां पे आपको समझ नहीं आती वहां पे आपने पूछ लेना है, कोई एक सिंगल स्टेप भी आपने मिस नहीं करना, ना शॉर्टकट मारने हैं। क्योंकि बच्चा आप ये 2 डिजाइन 3 डिजाइन कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपको सारी बेसिस समझ आ जाएगी। और अगर आपने पीआरसी 1 और 2 में कुछ खुदा ना खास्ता नहीं सीखा किसी भी वजह के ऊपर, तो वो वाले मसले भी आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो ये वाला जो लेक्चर है यहाँ तक गर्डर के शेयर और फ्लक्चर डिजाइन तक कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने ये वाली वैल्यूज आपको छोड़ दी हैं, x1 x2 x3, क्योंकि इसको मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा आप इसको देख लें तो आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि आप इसको अभी से करेंगे तो अभी आपको इसकी समझ नहीं आनी, तो आप इसको थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कर देंगे, और जब आप इससे गो थ्रू कर लेंगे तो ये वाली चीजें इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो कुछ चीजें जो आपको समझाई हैं वो ये है कि शेयर डिजाइन में पहले कैपेसिटी ऑफ द कंक्रीट चेक करते हैं, फिर मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी रख सकते हैं, उसके लिए 4 फॉर्मूले हैं, उसमें से जो मिनिमम आंसर आ जाए वो आपकी मैक्सिमम स्पेसिंग हो जाती है। जब मैक्सिमम स्पेसिंग आ जाती है तो उस मैक्सिमम स्पेसिंग से आप सरिया निकाल लेते हैं कि इस सरिये के इतनी स्पेसिंग के ऊपर मुझे कितने सरिये का कौन सा नंबर आप बार स्टिरअप के तौर पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब आप ये बता देते हैं कि सपोज नंबर 3 जो है वो 2 लिक स्टिरअप में इस्तेमाल करूंगा, तो फिर आप 2 स्टेप आपके रह जाते हैं। वो 2 स्टेप क्या है कि आया एसीआई के मुताबिक आपका डेप्थ ऑफ द बीम जो है या डेप्थ ऑफ द सेक्शन वो सही है कि गलत है, और एसीआई के मुताबिक जो आपकी स्पेसिंग है वो सही है कि गलत है। तो पहले के लिए फार्मूला है पाई 8 अंडर रूट एफ सी बी डी, और दूसरे के लिए फार्मूला है पाई 4 अंडर रूट एफ सी बी डी। अगर 8 और 4 को देखा जाए तो पाई 8 अंडर रूट एफ सी बी डी को डिवाइडेड बाई 2 करो तो फिर बनता है पाई 4। तो ये आपका तम प्रोसीजर हो गया कि आपसे कोई डिजाइन प्रोसीजर पूछता है तो ये 4 स्टेप शेयर डिजाइन में इन्वॉल्व होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी बच्चा। अटेंडेंस जो है उसके हवाले से दोबारा बताऊं, सिर्फ 42 पार्टिसिपेंट है। फिर आप लोग गिला करते हैं कि जी समझ नहीं आई और हम शॉर्ट अटेंडेंस में आ गए, तो आप अपने क्लास फेलोज के साथ कम्युनिकेट कीजिएगा बच्चा कि अटेंडेंस को इंश्योर किया जाए, वरना जो बच्चे शॉर्ट अटेंडेंस में आ गए उनके साथ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। तो काइंडली आप इसको जो है वो देख लीजिएगा बच्चा। जिन जिन लोगों की अटेंडेंस जो है वो चैट बॉक्स में आ चुकी है उनकी अटेंडेंस में लगा दूंगा बेटा, और जिसकी रहती है वो काइंडली, अभी मीटिंग खत्म होने में 2-3-4 मिनट है, वो जो है वो आप उसमें देख लीजिएगा। ये बिलाल कुछ बच्चा कुछ कह रहा है, इसको मैं लाव करता हूँ, बच्चा आप पूछें। हाँ जी अस्सलामुअलैकुम सर। सर ये जो शेयर कैपेसिटी की ऑफ कंक्रीट की वैल्यू ये अगर शेयर अच्छा इन्फोर्समेंट रिक्वायर्ड होती है फिर भी नहीं होती रिक्वायर्ड।
अच्छा बच्चा, ये उमर बिलाल बच्चे ने एक सवाल पूछा है बेटा, दोबारा से आपको बता दूं। यहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे इसने सवाल किया उस पॉइंट के ऊपर जाते हैं। इसने ये सवाल किया बेटा, ये सवाल किया है कि जो कंक्रीट है इसकी कैपेसिटी। बेटा मैंने आपको बोला कि जब भी हम कोई बीम बनाते हैं तो हमें अंडरस्टूड सी बात होती है, हमें पता होता है कि इस बीम में कंक्रीट और जो रीइंफोर्समेंट है दोनों ने डलना है। सही है। अब सवाल ये होता है कि जो मेन रीइंफोर्समेंट आ रहा है और जो कंक्रीट इसके अंदर डल रहा है उसकी शेयर कैपेसिटी कितनी है। तो हम देखते हैं कि टोटल अप्लाइड शेयर कितना है, मीन जो डिमांड है, जो डायग्राम में वैल्यूज आई है वो कितनी है, और कैपेसिटी ऑफ द कंक्रीट इन टर्म ऑफ शेयर कितनी है, मतलब कंक्रीट कितना शेयर बर्दाश्त कर सकता है। तो हम ये फॉर्मूला जो लगा रहे हैं पाई वी सी पाई बाय पाई 2 √ इफ सी बी डी, ये फॉर्मूला जो है बच्चा ये कैपेसिटी ऑफ द कंक्रीट फाइंड करने के लिए है। लेकिन शेयर कैपेसिटी ये याद रखो, फ्लक्सर कैपेसिटी नहीं, शेयर कैपेसिटी ऑफ द कंक्रीट फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले का मतलब ये है कि कंक्रीट कितनी शेयर बर्दाश्त कर सकता है। अब जो टोटल लोड, सपोज टोटल शेयर ऑन द बीम आ रहा है 100 किप, और आपके पास कंक्रीट की शेयर कैपेसिटी निकलती है 60, तो मतलब ये है कि जो टोटल 100 शेयर आ रहा है उसमें से कंक्रीट 60 के शेयर को रेजिस्ट कर सकता है, लेकिन 40 किप शेयर फिर भी बचता है, वो कंक्रीट रेजिस्ट नहीं कर सकता। तो फिर आपको वो 40 किप के लिए सरिया प्रोवाइड करना पड़ेगा इन टर्म ऑफ दी स्टिरप्स। तो ये भी एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट है। पहले आपने डायग्राम ड्रॉ कर ली, डायग्राम से आपको पता चल गया कि कितना शेयर जो है वो गर्डर या बीम के ऊपर आ रहा है। अब आपने कैपेसिटी ऑफ द कंक्रीट फाइंड की, कैपेसिटी ऑफ द कंक्रीट, शेयर कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट, इसको हम बार बार बोलते हैं शेयर कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट। शेयर कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट का मतलब ये है कि कंक्रीट कितनी शेयर बर्दाश्त कर सकता है। सही है। अब जितनी शेयर कंक्रीट बर्दाश्त कर सकता है उसको टोटल अप्लाइड डिमांड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो पीछे वैल्यू बच जाएगी उसके लिए हम स्टिरअप डिजाइन करेंगे। जो पीछे बची हुई वैल्यू है उसमें स्टिरअप को डिजाइन करने के लिए पहले हमने स्पेसिंग फाइंड करनी है कि मिनिमम स्पेसिंग कितनी है, फिर उसमें से हमने वो मिनिमम स्पेसिंग करके और जब आप पाई वी एस कैलकुलेट कर देते हैं तो उसके बाद जो है वो आपको वैल्यू आ जाती है कि ये आपने पाई वी एन को कंपेयर करना होता है, वो टोटल शेयर कैपेसिटी है। यहां पे आप देखें ना, ये पाई वी एन, ये पाई वी एन है पाई वी सी प्लस पाई वी एस, वो शेयर कैपेसिटी जो कंक्रीट से आ रही है प्लस वो शेयर कैपेसिटी जो स्टील से आ रही है, और ये दोनों एड होंगे तो ये बराबर होंगे किसके, पाई वी एन के, टोटल शेयर कैपेसिटी ऑफ दी स्ट्रक्चर। यहां पे स्ट्रक्चर गर्डर है तो टोटल कैपेसिटी, शेयर कैपेसिटी ऑफ द गर्डर डिपेंडेंट है दो चीजों के ऊपर, शेयर कैपेसिटी ऑफ द कंक्रीट के ऊपर प्लस शेयर कैपेसिटी ऑफ द जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उससे। अच्छा बच्चा, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप एक बार एक सवाल को सॉल्व करेंगे बच्चा, बगैर सॉल्व किए हुए आपको चीजें समझ नहीं आनी। जितना आप इसको दूर दूर से देखेंगे उतना ही आपको ये मुश्किल नजर आएगा और आपको इसकी कुछ समझ नहीं आएगी। जब आप बॉल पॉइंट, कैलकुलेटर और पेजेस उठा के इसको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको सारी चीजों की समझ आ जाएगी और ये इतना मुश्किल फिर आपको नहीं लगेगा। तो उम्मीद है बेटा कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। और अटेंडेंस के मुतालिक दोबारा से रिक्वेस्ट है कि काइंडली अटेंडेंस जो है वो इंश्योर कीजिएगा, अटेंडेंस बहुत आप लोगों की कम है। थैंक यू बेटा, खुदा हाफिज।